ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फ्लो इन ओपन चैनल। कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखाता है P बाय गामा प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन है और ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको आप प्रेशर हेड भी बोल सकते हैं। ये जो है सेकेंड, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, या इसको आप डेटम हेड भी बोल सकते हैं। और ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, या इसको आप वेलोसिटी हेड भी बोल सकते हैं। ये कुछ टर्म है यहाँ। जब भी चैनल और हम लोग पाइप में बात करते हैं तो उसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। मान लेते हैं जैसे हमारा ये पाइप है, पाइप फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दो पॉइंट के बीच, अगर दो क्रॉस सेक्शन के बीच अगर हम लोग बात करें टोटल एनर्जी का, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा एट 1 और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगा एट 2, तो हमेशा ध्यान रखना है कि एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व होता है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी रिमेन कंजर्व, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। इस वजह से जब आप इस तरह का पाइप या चैनल फ्लो में इक्वेशंस लिखेंगे तो टोटल एनर्जी एट 1, हमेशा ध्यान रखिएगा पाइप फ्लो और आप चैनल फ्लो का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो सबसे पहला टोटल एनर्जी एट 1 एंड टोटल एनर्जी एट 2, ये तो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा लिखिएगा फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस, इसको आप HF से बोलते हैं। दिस इज द मेजर लॉस, वी हैव माइनर लॉसेस आल्सो, है ना। दिस इज द मेजर लॉस, और माइनर लॉसेस भी होता है हमारे पास, जिसका वैल्यू बहुत कम होने की वजह से उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। माइनर लॉसेस किस वजह से हो सकता है, जैसे अचानक से साइज जो है कंडीट का बढ़ गया, या अचानक से साइज जो है कंडीट का घट गया, है ना। इस तरह का लॉसेस हो सकता है। बैंड जहां पर है वहां बैंड के कारण लॉसेस हो सकता है। तो दोज लॉसेस आर माइनर लॉसेस, और माइनर लॉसेस का वैल्यू बहुत कम आता है, इसीलिए हम लोग उसको जो है डिजाइन में हम लोग कंसिडर नहीं करते। लेकिन कहीं कहीं पर कंसिडर किया जाता है जहाँ पे हमको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फ्रिक्शन लॉसेस जो है ये एक मेजर लॉस है, और मेजर लॉस हमेशा हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड दिस फ्रिक्शन लॉस इज व्हाट HF L स्क्वायर बाई 2GD, है ना, 4GD। तो ये आपका जो है फ्रिक्शन लॉस है। ये फ्रिक्शन लॉस हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रिक्शन लॉस जो है इसको हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और ये मेजर लॉस में आता है। जब भी मेजर लॉस के बारे में पूछा जाए अब मेजर लॉस आप हमेशा बताएं कि फ्रिक्शन लॉस इज द मेजर लॉस, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये पाइप फ्लो है, ठीक है ना, या मान लो चैनल फ्लो है, जो भी फ्लो मान सकते हैं आप मान लीजिए। यहाँ पर मान लो एक डाटम है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं 1 1, और मान लो इस सेक्शन का बात कर रहे हैं हम लोग 2 2।
तो यहाँ पर जो है हेड आपका, ये हेड हो गया है ना, सपोज दिस इज, नहीं डेटम हो गया, दिस इज जेट2, ये हमने ले ली। ये जो पाइप है यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा, सपोज दिस इज थीटा। अब देखिए टोटल एनर्जी का जब बात करेंगे हम लोग, तो टोटल एनर्जी हमको क्या मिलेगा अगर इस सेक्शन पे वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G। दिस इज प्रेशर P1 और यहाँ पर प्रेशर लगेगा P2, वेलोसिटी V2 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल एनर्जी का बात करेंगे, ये कुछ इस पॉइंट पे मिलेगा, दिस इज P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपका ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी लॉस हो रहा है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी, ये लॉस ऑफ एनर्जी है, दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज फ्रिक्शन लॉस, दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज फ्रिक्शन लॉस HF। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में हमने क्या किया है, टोटल एनर्जी लिखे हैं हम लोग, ये जो है टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज आल्सो टोटल एनर्जी। तो ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका कहलाएगा टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। तो दिस इज TEL, टोटल एनर्जी लाइन। अब टोटल एनर्जी लाइन जब आप लिखेंगे आप, ठीक है ना, अब देखो अगर कोई पीजोमीटर लगा लेता है, यहाँ पीजोमीटर लगाएगा, तो वो पीजोमीटर क्या होता है, प्रेशर हेड मेजर करने का मेथड होता है। तो पीजोमीटर में क्या होता है, ये जो है आपका वेलोसिटी हेड जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है V1 स्क्वायर बाई 2G, ये मेजर नहीं होगा, तो ये वैल्यू घट जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ मेजर क्या करेंगे, आप यहाँ मेजर करेंगे P1 बाई गामा प्लस Z1। उसी तरह से यहाँ क्या मेजर होगा, दिस विल मेजर P2 बाई गामा प्लस Z2। दिस इज आल्सो नोन एज पिजोमेट्रिक हेड। इन दोनों के समेशन को हम लोग पिजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। तो दिस इज द पिजोमेट्रिक हेड। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया गया, इस लाइन का हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, शॉर्टकट में इसको HGL बोलेंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन, मतलब HGL और TL में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में जो है V स्क्वायर बाई 2G का डिफरेंस है, यानी वेलोसिटी हेड का डिफरेंस मिलेगा आपको टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच, है ना, ये आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। तो आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या चीज़ का डिफरेंस है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट दिस इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी हेड V स्क्वायर बाई 2G। और ये जब भी होगा हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है आपका यही ऐड होगा इसमें। तो दिस टू लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ये यहाँ पर लॉस हो गया, दिस इज थीटा, एंगल थीटा बन गया, है ना। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ दिस पाइप और दिस सेक्शन इज L, तो ये आपका L हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं HF बाई L। तो HF बाई L फॉर स्मॉल एंगल आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज रिटन एज HF बाई L, और टेन थीटा क्या बताता है, स्लोप बताता है, स्लोप बताता है I या S। सो दिस इज नॉन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो दिस स्लोप इज नॉन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है ना, I। तो I बराबर क्या होगा, या S बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप को S से अगर लिखें तो S बराबर हो जाएगा HF बाई L। मतलब यहाँ पर आपका ये जो स्लोप है, स्लोप विल बी HF बाई L। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास जो फ्लो है वो दो तरह का फ्लो होता है। फ्लूइड में हम लोग दो तरह के फ्लो की बात करते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्लो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे सिंपल सोचें एज पर द कंडिट, तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमारे पास जनरली दो ही प्रकार का होगा एज पर द कंडिट। फर्स्ट वन इज द पाइप फ्लो, पाइप फ्लो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ओपन चैनल फ्लो।
ओपन चैनल फ्लो, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो। पाइप फ्लो जब भी होगा, आप हमेशा सोचना है आपको, पाइप फ्लो जब भी होगा इट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये जब भी होगा वो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको। दिस विल बी टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा तो आपका ये जो है पाइप फ्लो नहीं होगा। तो पाइप फ्लो, आप पाइप फ्लो में क्या करते हो, पाइप फ्लो में हमेशा आप जो है मशीन से, मोटर से, इस तरह से आप पानी फ्लो कराते हैं, और इसमें जो फ्लो हो पाता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो पाता है। मतलब जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, सपोज कि यहाँ इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी ये फ्लो हो पाएगा। सो प्रेशर पाइप फ्लो इज नथिंग बट दिस इज द प्रेशर फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है कि हमारा जो वेलोसिटी, हमारा जो फ्लो होता है, वो फ्लो जो हो पाएगा वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो पाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ये में, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट में लीजिए। ओपन चैनल फ्लो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग चैनल में फ्लो करवाते हैं। चैनल एक तरह से क्या है, कंडिट है जो वाटर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है ना। ये जो है पानी को, वाटर को फ्लोज कराता है एक जगह से दूसरे जगह। अब देखिए यहाँ पर मान लो कि हम एक चैनल बना रहे हैं, सपोज दिस इज ए चैनल, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल है ऐसा, दिस इज ए रेक्टेंगुलर चैनल। ये इसका बेस हो गया, दिस इज नॉन एज बेस ऑफ चैनल, बेस ऑफ चैनल, ठीक है, चैनल का बेस। ये एंगल यहाँ पर कुछ बनाएगा, सपोज थीटा, तो टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ बेड, स्लोप ऑफ बेड, बेड का स्लोप होगा, ठीक है। सो दिस बेड स्लोप इज कंसिडर एज एस बी, एस बी मान लिया हमने। और इसमें पानी फ्लो हो रहा है ना, इसमें मान लो ये पानी फ्लो हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, दिस इज द वाटर, ये वाटर फ्लो हो रहा है। सो दिस वाई इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो हम लोग देख रहे हैं, वाई इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ओपन चैनल है, जैसे कि चैनल है, सिंपल चैनल है, दिस इज वाई डेप्थ ऑफ फ्लो। अब इसमें जो है आप देखिए ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, क्लोज भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि क्लोज नहीं होगा, इट मे बी आल्सो क्लोज, ये क्लोज भी हो सकता है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर आप देखिए क्या है कि आप इसके ऊपर देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब है इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो लाइन होगा ना, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि अगर आप इसका सेंटर से कुछ लाइन लेते हैं, या इसका आप ये मान लो ये Z1 डेटम ले लेते हैं, और यहाँ पर डेटम मान लो इस दोनों पॉइंट के बीच हम देख रहे हैं, इसका डेटम अगर Z2 ले लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो लाइन होगा वो आपका HGL होगा। HGL क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब HGL मतलब क्या होगा आपको, पिजोमेट्रिक हेड, पिजोमेट्रिक हेड बराबर हमने क्या बताया, P बाई गामा प्लस Z। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आप पीजोमीटर लगाएंगे भी, तो पीजोमीटर लगाने से उसमें जो है आपका वाटर, पीजोमीटर क्या, पीजोमीटर इज द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। पीजोमीटर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसमें किसी भी पॉइंट पे, जनरली पाइप फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाने पर वहाँ पर जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से हम लोग उसका जो है, मतलब हेड की वजह से जो है प्रेशर को हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो अगर पाइप है तो ठीक है, पीजोमीटर ऐसा लगा दिया आप,
तो ये पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, अगर प्रेशर है इसके साथ तो ये पानी ऊपर तक चला जाता है। और ये जो हेड है इसको मेजर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर आपने अप्लाइड करा है, प्रेशर अप्लाइड करा है, पाइप फ्लो हमने बताया कि ये प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, तो आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करा है इसलिए ये ऊपर तक गया। लेकिन ओपन चैनल के केस में क्या होगा कि कोई प्रेशर अप्लाइड है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मिल पाएगा और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा और ये हेड मिलेगा। तो आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जो आपका जो फ्री सरफेस है, दैट फ्री सरफेस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब अगर इसमें अगर वेलोसिटी ऐड करेंगे आप, वेलोसिटी हेड ऐड करेंगे v²/2g, ये लाइन कुछ ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन चैनल फ्लो जब भी होगा, ओपन चैनल फ्लो जो है वो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। ओपन चैनल फ्लो जो है हमेशा अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो टेक्स प्लेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहला चीज ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो है आपका ओपन चैनल फ्लो नहीं हो पाए। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि इसके ऊपर जो है आपका, इस सरफेस के ऊपर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी लग पाएगा जब वहाँ पर एयर रहेगा। तो कहने का मतलब है ओपन चैनल फ्लो में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सरफेस के ऊपर जो है हमेशा क्या होगा कि आपका जो है एयर रहेगा। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर सरफेस जो होगा वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो, है ना। फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर है। क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, उस पर ध्यान मत दो तुम। फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस coincide with हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से कोइंसाइड करेगा, मतलब ये जो फ्री सरफेस आप देख पा रहे हो यही फ्री सरफेस आपका एसजीएल है, और यही फ्री सरफेस भी है फ्लो का, ठीक है। अब इसका भी स्लोप होगा और इसका भी स्लोप होगा, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए सभी के स्लोप अभी हम सेम ले रहे हैं। हम लोग अभी देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, देर इज नो प्रेशर डिफरेंस, देर इज नो प्रेशर डिफरेंस occurs between टू पॉइंट्स, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच नहीं होगा अगर डेप्थ ऑफ फ्लो को कांस्टेंट रखा जाए तो। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है हमारा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का अगर बात करें हम लोग, तो आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जानते हैं कुछ इस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये होगा, और यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में सोचें तो वो इस प्रकार से इधर हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P बराबर होता है गामा इंटू एच, यहाँ पर एच के जगह वाई है, सो गामा इंटू वाई, और ये जो है सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो इधर से भी वही प्रेशर लग रहा है, इधर से भी वही प्रेशर लग रहा है, और ये हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। तो इधर से जो प्रेशर लग रहा है इधर से वही प्रेशर लग रहा है, तो दोनों पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो प्रेशर डिफरेंस आपका 0 होगा, ठीक है। अब जब प्रेशर डिफरेंस 0 हो गया तो ये फ्लो होगा कैसे, ये फ्लो देखिए कैसे होगा कि ये जो आपका स्लोप आपने जो दिया है, इस स्लोप की वजह से अगर हम लोग यहाँ पर वेट मान लें इसका वाटर का, ये वेट इधर लग रहा है, और दूसरा इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा। दिस इज W साइन थीटा एंड दिस इज W कॉस थीटा। अब ये W साइन थीटा जो है इसको कैरी करेगा आगे की तरफ, तो दिस इज द नथिंग बट दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो फ्लो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इस वजह से हम लोग ओपन चैनल फ्लो को कभी कभी ग्रेविटी फ्लो भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी हम लोग ओपन चैनल फ्लो को ग्रेविटी फ्लो भी कहते हैं। तो फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स
gravitational force, so it is also known as ग्रेविटी फ्लो, इसलिए हम लोग इसको ग्रेविटी फ्लो भी कहेंगे। ठीक है, इन सब बातों को अब देखिए क्या है कि पाइप फ्लो भी जो है आपका ओपन चैनल फ्लो हो सकता है अगर पाइप जो है पार्शियली फुल फ्लो कर रहा है ना। इफ पाइप फ्लो partially full then it is also an open channel flow। अगर ये पार्शियली फुल फ्लो कर रहा है तो ये भी आपका एक ओपन चैनल फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कुछ बातें जो हमेशा हम करते रहेंगे और बीच बीच में आते रहेगा, तो इन बातों को आप पहले समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रेक्टेंगुलर चैनल था, दिस इज द टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, तो इस विल बी रिटर्न एज टी। या फिर अगर आप ट्रेपेजोइडल सेक्शन में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो दिस इज द बेस विड्थ ऑफ चैनल, हम लोग इसको बी से लिखेंगे, है ना। दिस इज आल्सो बेस विड्थ ऑफ चैनल। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन था इसलिए ये दोनों वैल्यू जो है सेम हो जाएगा, लेकिन इस केस में ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। दिस इज द टॉप विड्थ फ्लो, ये कुछ प्रकार से मिलेगा। दिस इज वाई डेप्थ ऑफ फ्लो एंड देयर इज आल्सो वाई डेप्थ ऑफ फ्लो। तो हम लोग कुछ कुछ टर्म यूज करेंगे जो हमेशा आते रहेगा यहाँ पर, उसको याद रखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलिक रेडियस। This hydraulic mean depth is represented as m or r, and the formula of this is weighted area, area of flow divided by weighted perimeter, so this is written as a by p। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का मतलब आपको समझना क्या है, या हाइड्रोलिक रेडियस का मतलब समझना क्या है आपको, कि दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया ऑफ फ्लो, तो ये आपका यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ फ्लो है, दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो, ये पूरा जो है फ्लो हो रहा है, सो दिस इज एरिया ऑफ फ्लो, है ना। दिस इज आल्सो एरिया ऑफ फ्लो, एंड वेटेड पैरामीटर। ठीक है, एंड नाउ सेकेंड थिंग्स इज, दूसरा जो है हाइड्रोलिक डेप्थ, दोनों वर्ड सुनने में देखने में एक जैसा लगता है, ठीक है ना, दोनों वर्ड सुनने में और देखने में एक जैसा लग रहा है, सिर्फ मीन का डिफरेंस है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हाइड्रोलिक डेप्थ बोलेंगे तो बात बदल जाएगी। दिस इज रिप्रेजेंटेड डी एंड दिस इज रिटन एज टॉप विड्थ, सॉरी वेटेड एरिया, या फिर एरिया ऑफ फ्लो, या एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। तो दोनों में डिफरेंस है। दिस विल बी ए बाई टी, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो को हमने टी लिखा था, सो हाइड्रोलिक डेप्थ विल बी ए बाई टी। ठीक है ना, एंड लास्ट वन इज द सेक्शन फैक्टर। ये चीज़ें हम बार बार बीच बीच में लाएंगे, इसलिए आप पहले ही समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस सेक्शन फैक्टर इज व्हाट, z इक्वल टू वेटेड एरिया इनटू अंडर रूट,
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोलिक डेप्थ, नॉट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इज हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ। ये वर्ड सब हमेशा आपका आते रहेगा। सो वेटेड एरिया इज ए एंड हाइड्रोलिक डेप्थ इज डी। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटू ए बाई टी। इसको अंदर आप ले जाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ए क्यूब बाई टी पे पावर हाफ। तो दिस विल बी सेक्शन फैक्टर, है ना, जेड, जेड इक्वल टू ए क्यूब बाई टी इंटू ये, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि इसमें वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे हम लोग, इसको एक बार स्क्रीनशॉट में लीजिए। तो वेलोसिटी मेजरमेंट, आप ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे। ओपन चैनल फ्लो, चैनल हो सकता है, रिवर हो सकता है ना, या पाइप हो सकता है। ओपन चैनल फ्लो का मतलब आपका ये फ्लो चैनल में हो सकता है, ये फ्लो पाइप के अंदर हो सकता है, या ये फ्लो जो है आप सिंपल नेचुरल रिवर जो है उस रिवर में हो सकता है। दीज ऑल आर द ओपन चैनल फ्लो, बट इट मे बी यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, डिपेंड करेगा हम लोग कैसा कर रहे हैं। तो चैनल जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो डिजाइन चैनल फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए हम लोग चैनल का डिजाइन करते हैं। बट रिवर क्या है, रिवर अपनी मर्जी से बहता है, उसका डिजाइन हम नहीं करते। सो इट्स मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जनरली इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आपका क्या है कि आप जो है डिजाइन किस बात पे कर रहे हैं वो है। तो अगर हम वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं, मान लो कि ये हमारा जो है चैनल, एक रेक्टेंगुलर चैनल, जब शेप की बात होगी तो शेप हम लोग से डिसाइड खुद करते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमने उसका डिजाइन किया है, दैट विल बी आर्टिफिशियल। क्योंकि रिवर जो फ्लो करेगा वो अपने अनुसार शेप लेगा, उसको जैसा इच्छा होगा, जिस अकॉर्डिंग वो जाना चाहेगा उस अकॉर्डिंग अपने आप को वो चेंज करता रहेगा। जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग को जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका डिजाइन करेंगे। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, y इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इस चैनल में हम लोग चाहते हैं कि स्पीड निकाल, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो जनरली जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है ना, द मैक्सिमम वेलोसिटी जनरली द maximum velocity occurs below the free surface, फ्री सरफेस पे कभी भी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगा। ये फ्री सरफेस है, दिस इज फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे कभी भी आपको मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलेगा। जब भी ये वेलोसिटी मिलेगा बिलो द फ्री सरफेस मिलेगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.05 to 0.15 मीटर, है ना, ऐसा लिखते हैं 0.05 to 0.15 डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसका इतना टाइम्स लेंगे आप। सपोज यहाँ पर आया 0.15 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, तो इस डेप्थ पे आपको जो है मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है। तो मेजर कैसे करेंगे, है ना। तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, दैट डिवाइस इज नॉन एज करंट मीटर। वेलोसिटी जो है ओपन चैनल में जब आप मेजर करते हैं तो दैट वेलोसिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ करंट मीटर। करंट मीटर के माध्यम से हम लोग वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी is measured, velocity of flow in open channel, clearly open channel। आप पिटोट ट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। velocity of flow is in open channel is measured by करंट मीटर। करंट मीटर से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलता है, करंट मीटर, या फिर आप पिटोट ट्यूब से भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो करंट मीटर से हम लोग करते हैं। तो ये वेलोसिटी आप कहाँ पर लेते हैं, है ना, द मीन वेलोसिटी, हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी सोचते हैं। द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑब्जर्व्ड at 0.6 times
डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है ना। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इसका 0.6 टाइम डेप्थ जहां पर मिलेगा, है ना, 0.6 टाइम डेप्थ जहां पर मिलेगा, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मीन वेलोसिटी हम लोग मेजर करते हैं, मीन वेलोसिटी हम लोग मेजर करते हैं। ये एक पॉइंट पे लिया गया है, सो दिस इज नॉन एज वन पॉइंट मेजरमेंट या वन पॉइंट वेलोसिटी। एक पॉइंट पे हम लोग लिए हैं इसलिए इसको हम लोग वन पॉइंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। बट फॉर बेटर एक्यूरेसी, अच्छा होने के लिए, बट फॉर बेटर एक्यूरेसी, the velocity is taken as mean of velocity at 0.2 times depth of flow and 0.8 times depth of flow। ये एक आप ऐसे निकाल सकते हैं 0.6 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लो पे, दिस इज वन पॉइंट वेलोसिटी मेजरमेंट टेक्निक। लेकिन आप चाहते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट निकालें तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को 0.2 वाई पर लेते हैं और फिर 0.8 वाई पर लेते हैं। इन दोनों डेप्थ पे जो वेलोसिटी मिलेगा उस वेलोसिटी का एवरेज जो होगा वही हमारा मीन वेलोसिटी होगा। इस प्रकार से हम लोग वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो जहाँ से भी लेंगे, कभी भी लेंगे तो कहाँ लेंगे, फ्रॉम फ्री सरफेस से लेंगे, है ना, फ्रॉम फ्री सरफेस, नॉट फ्रॉम द बॉटम। दिस इज आल्सो डेप्थ ऑफ फ्लो फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से हम लोग मेजर करेंगे। इस प्रकार से आप वेलोसिटी निकाल पाएंगे, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग जो देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल, है ना। हम लोग अभी जो भी बात करेंगे वो यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल का बात करेंगे। चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो जो होगा उसकी बात करेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बाद में देख लेंगे, है ना। तो यूनिफॉर्म फ्लो में सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। मान लो कि हमारा ये चैनल है, ठीक है, ये एंगल हमारा मान लो कि थीटा है, स्लोप, ये दो सेक्शन ले हम लोग, ये दो सेक्शन ले लिया हमने 1 1 एंड दिस इज अनदर सेक्शन 2 2। ये दो सेक्शन हमने ले लिए तो ये दिस विल बी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज v स्क्वायर बाई 2g, वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होगा या काइनेटिक हेड का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो y, डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है ना। क्या एजम्पशन है, पहला एजम्पशन कहता है कि फर्स्ट एजम्पशन आपका ये है ना, एजम्पशन, एजम्पशंस। पहला चीज ये समझिए कि आपका जो है डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो यानी कि y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजियम है, सर्कुलर है, जो भी है, ट्रायंगुलर है, वो जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये है कि बेड, ये दिस इज द बेड ऑफ चैनल, चैनल का सबसे बॉटम पोर्शन को हम लोग बेड बोलते हैं। सो दिस इज द बेड ऑफ चैनल, दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड दिस इज द टोटल एनर्जी लाइन। ये तीनों जो है पैरेलल होंगे एक दूसरे के, बेड ऑफ चैनल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पहला चीज।
कहने का मतलब क्या है, अगर इसका स्लोप जो है एस बी है, इसका स्लोप एस जी है, इसका स्लोप एस सी है, तो सारे के स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी ऐसा लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ बेड, स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, दिस ऑल विल बी सेम एंड दिस इज कंसिडर एज एस। इसको हमने कंसिडर कर लिया एस। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया से। अब हम लोग कहीं पर भी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो दिस विल बी P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G एंड दिस विल बी P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, है ना। और हमने आपको सिखाया कि लास्ट में आपको लिखना है फ्रिक्शन लॉस HF, है ना। जब भी पाइप फ्लो और चैनल फ्लो पढ़ेंगे आप, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है हमेशा ये रखना है कि इसमें जो लॉस होगा वो फ्रिक्शनल लॉस होगा। ठीक है ना। अब देखिए, दिस विल बी द डेटम Z1 और यहाँ पर इसका डेटम है Z2। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ओपन चैनल फ्लो में जो भी प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और किसी भी दूसरे प्रकार का प्रेशर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हर पॉइंट पे प्रेशर आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कहने का मतलब क्या हुआ तब, दैट इज P1 बराबर P2 बराबर PA। पहला बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात है, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ रहे हैं, और यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है मान लो V1 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है V2, तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है ये भी आपका कांस्टेंट है। और हमने लिखा भी है एजम्पशन में, देखिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, मींस V1 बराबर V2 है। तो कहने का मतलब है ये पूरा कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, Z1 इक्वल टू Z2 प्लस HF। तो Z1 माइनस Z2 डेटम हेड डिफरेंस बराबर HF, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि सपोज द लेंथ ऑफ फ्लो को हम लोग मान लिए थोड़ा देर के लिए यही L है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं Z1 बाई माइनस Z2 बाई L इक्वल टू HF बाई L, है ना। मान लेते हैं ये आपका एक्चुअली L ये होगा, अभी हमने साइन थीटा के टर्म में दिखाया था आपको किस प्रकार से ये हम लोग टेन थीटा में इसको कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ बेड, स्लोप ऑफ बेड। तो स्लोप ऑफ बेड जो है आपका वो HF बाई L होगा एंड दिस विल बी Z1 माइनस Z2 बाई L। तो ये स्लोप आपको जब भी लेना होगा यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं हेड लॉस बाय लेंथ ऑफ, जहाँ जिस जिस पॉइंट के लिए बीच निकाल रहे हैं आप वो वहाँ से निकाल सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, रेसिस्टिंग स्ट्रेस इन चैनल सरफेस, रेसिस्टिंग स्ट्रेस इन चैनल सरफेस, चैनल सरफेस के ऊपर रेसिस्टिंग स्ट्रेस देख रहे हैं हम लोग क्या लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका चैनल है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है y। ठीक है, ये हम लोग ले लिए क्रॉस सेक्शन 1 1, ये हम लोग ले लिए क्रॉस सेक्शन 2 2, और ये आपका एंगल थीटा है, यानी स्लोप इसका दिया हुआ है। ये जो सेक्शन लेते हैं और इस सेक्शन के बीच हम लोग एनालिसिस करते हैं, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है कि आप इसको आइसोलेटेड कर लेते हैं, इसको सोचते हैं कि ये अलग है,
और यहाँ पर आप जो है जो भी बातें करेंगे उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, एक तरह से हम लोग मान लेते हैं इसको हमने सिस्टम से अलग कर लिया है और फिर हम लोग इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस आपको करना है। तो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है ना तो इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो या नॉर्मल डेप्थ भी शॉर्टकट में लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया और इसका लेंथ हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, द लेंथ ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम इज एल, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। तो आप देखिए इसका क्रॉस सेक्शन को हम सामने दिखा रहे हैं इधर, ये क्रॉस सेक्शन है ना, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो वाई, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये सब सरफेसेस है, सपोज दिस इज बी एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज वाई। अब देखिए यहाँ पर का हम लोग सोचें, यहाँ पर जो फ्लूइड है हमारे पास उस पर क्या लगेगा, एक W लगेगा, दिस इज द वेट ऑफ फ्लूइड, दिस इज वेट ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का वेट। अब देखिए इसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, कंपोनेंट क्या ब्रेक हो जाएगा, इधर एक कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी W साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हो जाएगा W कॉस थीटा, है ना, दिस विल बी थीटा बिकॉज दिस इज द थीटा, ये थीटा इसलिए थीटा होगा। ये जो है ना यही ट्रैक्टिंग फोर्स है, ट्रैक्टिंग फोर्स, ट्रैक्टिंग फोर्स मतलब ये क्या कर रहा है, इसको खींच के आगे की तरफ ले जा रहा है, तो दिस इज नॉन एज ट्रैक्टिंग फोर्स। जब ये फोर्स लगेगा तो ये सरफेस जो है हमारा, इस सरफेस के ऊपर एक इधर फोर्स लगेगा, है ना, दैट इज नॉन एज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ये फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस, जो क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो में, क्योंकि सरफेस है, सरफेस और वाटर के बीच एक फोर्स लगना है ना, ड्यू टू एडहेसिवनेस, ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये फोर्स जो है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो को, दैट फोर्स इज द शियर फोर्स एंड द स्ट्रेस इज नॉन एज शियर स्ट्रेस। तो ये शियर स्ट्रेस यहाँ पर लगता रहेगा, ये इसका अपोज करेगा। तो फ्लो को हम लोग कैसा मान रहे हैं, फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। तो यूनिफॉर्म फ्लो कहने का मतलब v जो है हमारा कांस्टेंट है, v जब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा ये जीरो हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होने के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, वो नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन आपका जीरो है। तो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी जीरो, बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है प्रेशर की बात करें, अगर हम लोग इधर से अगर कोई प्रेशर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो प्रेशर फोर्स अभी बताया कि इधर जो प्रेशर फोर्स लगेगा डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, इधर जो प्रेशर फोर्स लगेगा डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर जो होगा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, है ना। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है सेक्शन एट 1 1 एंड सेक्शन एट 2 2, दिस विल बी सेम, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आप पढ़ाए होंगे सर आप लोग को, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू होता है गामा इंटू एच या गामा इंटू वाई, यहाँ पर डेप्थ है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा P इक्वल टू होता है गामा इंटू वाई या गामा इंटू एच। ये यहाँ पर चूंकि ये हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर ले लेते हैं हम लोग, गामा बराबर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड जो भी है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड हमने ले लिया। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वहाँ भी वही प्रेशर लगेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2 आर सेम एंड इन इक्वल डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल बी कैंसल टू ईच अदर। The hydrostatic forces, the hydrostatic forces at section 1 1 1 1 and 2 2 is equal and opposite, so cancel to each other, cancel to each other। ये दो फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास नेट फोर्स में क्या बच रहा है, नेट फोर्स में आपका बच रहा है क्या, ये जो है वेट ऑफ फ्लूइड जो इस डायरेक्शन में लग रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में, और पीछे लग रहा है क्या, शियर स्ट्रेस जो फोर्स लग रहा है
वही आपका नेट फोर्स होगा। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ नेट इक्वल टू 0। इस एफ नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वेट ऑफ फ्लूइड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जो वेट है वो माइनस क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स अपोजिट टू फ्लो, ये जो रेसिस्टिव फोर्स है, तो रेसिस्टिव फोर्स अपोजिट टू फ्लो, अपोजिट टू फ्लो, फ्लो के अपोजिट जो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए कि वेट ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ फ्लूइड अगर निकालेंगे हम लोग, वेट ऑफ फ्लूइड W निकालना चाहते हैं हम लोग, तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, W इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, W साइन थीटा डायरेक्ट लिखते हैं ना, अच्छा रहेगा। वेट ऑफ फ्लूइड बराबर आपको मिल रहा है W साइन थीटा, और W बराबर क्या हो जाएगा, W जो है वेट है, वेट बराबर क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम इंटू साइन थीटा। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो वाटर है उसका वॉल्यूम लेना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ फ्लो इंटू लेंथ इंटू साइन थीटा। तो दिस विल बी द वेट ऑफ फ्लूइड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लो है, ए क्या है, एरिया ऑफ फ्लो है, दिस विल बी एरिया ऑफ फ्लो, ध्यान रखेंगे आप, एरिया ऑफ फ्लो है, ठीक है। ये एक आपको मिल गया। दूसरा चीज क्या है, आपको निकालना है रेसिस्टिंग फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग रहा है शियर स्ट्रेस, है ना। रेसिस्टिंग फोर्स क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स जो है वो है आपका शियर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ रेसिस्टिंग, शियर स्ट्रेस इंटू रेसिस्टिंग एरिया, रेसिस्टिंग एरिया, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को हमने माना है टाउ, और रेसिस्टिंग एरिया, एरिया ऑफ रेसिस्टेंस, तो एरिया ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो रेसिस्ट जो करेगा वो इस सरफेस के ऊपर करेगा, ये जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर रेसिस्ट करेगा, तो इसका ये लेंथ लिखना पड़ेगा हमको, है ना। इसका एरिया निकालना है, कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो एरिया ये इसके कांटेक्ट में वहीं पर रेसिस्ट होगा, तो ये जो लेंथ है ये, और इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को मिल जाएगा रेसिस्टिंग एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ, सो दिस विल बी टाउ इंटू पी इंटू एल। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 में हम लोग रख रहे हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, वेट ऑफ फ्लूइड था, तो वेट ऑफ फ्लूइड अभी हमने निकाला गामा ए एल इंटू साइन थीटा माइनस फ्रॉम 1, हम लोग इक्वेशन 1 में हम लोग इसको रख रहे हैं। तो वेट ऑफ फ्लूइड माइनस आपका क्या था, रेसिस्टिंग फोर्स, रेसिस्टिंग फोर्स हमने निकाला टाउ पी इंटू एल, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों का इक्वल कर लो, गामा ए एल साइन थीटा इक्वल टू टाउ पी एल, तो एल एल कट गया यहाँ से। अब आपको क्या मिल जाएगा कि गामा ए बाई पी इंटू साइन थीटा बराबर टाउ, ए बाई पी अभी भी मैंने बताया था, ए बाई पी इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर, सो टाउ इक्वल टू आप लिख सकते हो गामा आर इंटू साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, चूंकि चैनल वगैरह का, चैनल इस सब का एंगल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, आप स्लोप क्या लेते हो 1/5000, 1/6000, 1/10000, इस तरह का स्लोप होता है, तो ये जो एंगल होगा बहुत कम आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/6000,
तो ये बहुत कम आएगा, जीरो के आप नजदीक आएगा, इसलिए फॉर स्मॉल एंगल आप साइन थीटा को जो है इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हो, और टेन थीटा को आप स्लोप लिखते हो एस। सो टाउ इक्वल टू आपका आ जाएगा गामा आर एस। तो आपका जो फोर्स लगेगा ये शियर स्ट्रेस है, ये रेसिस्टिंग स्ट्रेस है, रेसिस्टिंग स्ट्रेस है। आप चाहते हो कि पानी हमारा फ्लो करे, उसके लिए आपका जो है शियर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो इस शियर स्ट्रेस से ज़्यादा लगना चाहिए, तभी फ्लो हो पाएगा। अगर इससे कम लगेगा तो आपका फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे तो डिजाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, वेट की वजह से जो स्ट्रेस लग रहा है, वो स्ट्रेस जो है इस शियर स्ट्रेस से हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। अब ये शियर स्ट्रेस किस बात पे डिपेंड करेगा, ये शियर स्ट्रेस देखिए आपका स्लोप पर डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पर डिपेंडेंट कर रहा है ना। ये हो गया। अब एक वैल्यू होता है जो आप पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से बताए होंगे सर, और नहीं बताए होंगे तो अभी ध्यान रखिए आप। एक होता है शियर वेलोसिटी, है ना, वी नो ए टर्म शियर वेलोसिटी, दिस इज वी स्टैरिक। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, शियर वेलोसिटी को वी स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू टाउ बाय रो, शियर स्ट्रेस बाय रो, एंड दिस इज वी अंडर रूट एफ बाई जी। हम लोग इस प्रकार से इसको लिखते हैं। टाउ बाय रो जो है वो वी अंडर रूट एफ बाई जी है, वेयर एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर। एफ जो है ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। एफ इज साउंड बहुत कम आ रहा एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर। हाँ जी, साउंड कम आ रहा है। है। तो देखिए शियर वेलोसिटी जो है, शियर वेलोसिटी हम ये ड्राइव होता है, ये पाइप फ्लो में मिलता है। अभी आप इसको याद रखिए, शियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है अंडर रूट टाउ बाई रो। टाउ इज द शियर स्ट्रेस, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v अंडर रूट एफ बाई जी, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और f इज द फ्रिक्शन फैक्टर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन होता है। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा टाउ बाई रो इक्वल टू वी स्क्वायर एफ बाई जी, है ना। ये आपको यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए कि टाउ का इक्वल टू आपने क्या, अरे हम कुछ गलत लिख दिए हैं यहाँ पर, यहाँ जी नहीं होगा, यहाँ 8 होता है ना, ठीक है, यहाँ पर 8 होगा। तो जब स्क्वायर करेंगे आप तो आपको ऐसा मिल जाएगा टाउ बाई रो इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एफ बाई जी, आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्या है कि टाउ को आपने यहाँ निकाला है, देखिए दिस इज इक्वेशन 2। तो टाउ इक्वल टू आप रख सकते हैं गामा आर एस, हम लोग यहाँ रख देते हैं फ्रॉम 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, गामा आर एस बाई रो इक्वल टू वी स्क्वायर एफ बाई जी, और गामा यूनिट वेट हमने सवाल में भी बताया था, दिस विल रो इंटू जी, फिर यहाँ पर हमने जी लिख दिया, सॉरी 8। तो आप इसको लिख सकते हैं रो जी इंटू आर इंटू एस बाई रो इक्वल टू वी स्क्वायर एफ बाई 8। तो दिस रो रो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जी आर एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एफ बाई 8 मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से अगर वी स्क्वायर निकालना चाहें तो वी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 8g बाई एफ इंटू आर एस, ये मिल जाएगा आपको। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे आप, आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा, v इक्वल टू 8g बाई एफ अंडर रूट इंटू अंडर रूट आर एस। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, f इज द फ्रिक्शन फैक्टर, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 8 इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो दिस टर्म is represented as c under root rs, where c equal to हो गया 8g by f. This is known as Chezy constant. This is known as Chezy's constant, and this equation is known as Chezy's equation. So this is the Chezy equation. ये Chezy equation है ना। तो आप वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है Chezy इक्वेशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और ये जो c का वैल्यू है ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। द वैल्यू ऑफ c, द वैल्यू ऑफ c डिपेंड्स अपॉन सरफेस ऑफ चैनल, चैनल के सरफेस पे डिपेंड करेगा, या जो भी मटेरियल है पाइप है
उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। इस प्रकार से चेजिस इक्वेशन को आप ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है जिससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ एन चैनल फ्लो में निकालते हैं। चेजिस इक्वेशन इज इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ओपन चैनल फ्लो में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आप चेजी इक्वेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है दैट इज नोन एज मैनिंग्स इक्वेशन। तो मैनिंग इक्वेशन इज आल्सो यूज इन फ्लो ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो मैनिंग्स इक्वेशन आप सब लोग जानते हैं, अभी हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ये आ गया रास्ते में ड्राइव कर दिए। मैनिंग इक्वेशंस क्या होता है? मैनिंग इक्वेशन इक्वल टू, आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 1/n, r इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, s इज द स्लोप, दिस ये होता है मैनिंग्स इक्वेशन। वेयर n इज coefficient of rugosity and this also depends upon surface of flow। सरफेस ऑफ फ्लो क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। दिस इज द रोगोसिटी कॉफिशिएंट। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें, है ना, सपोज दिस इज इक्वेशन ए और चेजी इक्वेशन हमारे पास क्या था? चेजिस इक्वेशन हमारे पास ऐसा था, v इक्वल टू सी r टू द पावर 1/2 इंटू एस टू द पावर 2। ये दोनों वेलोसिटी ही देगा, लेकिन c और 1/n का डिफरेंस है, इसलिए ऑन कंपेयरिंग, अगर मान ले वेलोसिटी सेम मिलना है तो कैसे मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सी आर 1/2 इंटू एस पे पावर 1/2 इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। दिस s विल बी कैंसल, ये कैंसल हो गया यहाँ से। तो अब देखिए सी आर पे पावर 1/2 इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3, ये आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप जो है c का वैल्यू n के टर्म में निकाल सकते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा 1/n r टू द पावर 2/3 माइनस 1/2। तो दिस इज 1/n r टू द पावर 1/6। तो c का n के साथ ये रिलेशन हो गया, है ना। ये क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन चेजी कांस्टेंट एंड मैनिंग्स कांस्टेंट। ठीक है ना। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आप देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है ना। अब देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है ना। देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब क्या है आपको पहले समझना है, या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन, है ना। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन और मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन का मतलब आपको क्या समझना है? इकोनॉमिकल का मतलब कॉस्ट से नहीं है, कॉस्ट जरूर कम पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब जो है हम लोग तभी मोस्ट इकोनॉमिकल जब बोलेंगे या मोस्ट इफिशिएंट हम लोग तभी बोलेंगे जब जो है किसी चैनल के द्वारा जो डिस्चार्ज होगा, है ना, ए सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। A section is most economical section if the discharge through the section
discharge through the section is maximum for a given cross section area. किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जब आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलेंगे, है ना। ठीक है, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया और भी लिख सकता है रेसिस्टेंस कॉफिशिएंट एंड स्लोप, और एक्यूरेट हो जाएगा ये, एंड स्लोप। ये सारा चीज जब कांस्टेंट रहेगा उसके लिए जब हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम अगर होगा तो उस तरह के सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि Q इक्वल टू आप जानते हो A इंटू भी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। दिस इज द डिस्चार्ज। अब देखिए क्या है, वेयर A क्या है, एरिया ऑफ फ्लो है, A बराबर एरिया ऑफ फ्लो है ये, और V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है ना। तो V कैन बी डिटरमाइंड एज C अंडर रूट RS, आप इस जगह से डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर 1/n R टू द पावर 2/3 S टू द पावर 1/2। आप इन दोनों फार्मूला से C वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं ओपन चैनल फ्लो के केस में। तो Q कैन बी रिटन एज, तो Q को आप कैसा लिख सकते हैं, Q इक्वल टू A इंटू C अंडर रूट RS, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं A इंटू 1/n R टू द पावर 2/3 इंटू S। जब मैंने मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन का मैंने बताया डेफिनेशन, तो मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन उन्होंने बताया कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो गिवन रहेगा, रेसिस्टेंस फैक्टर जो होगा या कोफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस डिस्चार्ज में बात करें तो दिस A इज कांस्टेंट, S इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट एंड C इज कांस्टेंट। दिस थ्री पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। ये तीनों पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है। तो वैरी क्या करेगा, वैरी करेगा R। तो Q को मैक्सिमम होने के लिए R को मैक्सिमम होना जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे। तो फॉर मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन या मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन Q इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम। फॉर Q टू बी मैक्सिमम, Q को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपका R जो है, R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट शुड बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और R इक्वल टू आप क्या, अभी मैंने आपको सबसे शुरू में बताया A/P बताया। तो फॉर R टू बी मैक्सिमम, अब ये जो हमारा A है, ये A का वैल्यू आपका क्या है, आपको कांस्टेंट लेना है, क्योंकि बोला है कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन में क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। तब R को आप मैक्सिमम करना चाहते हैं, तब इसका मतलब वेटेड पैरामीटर को आपको मैक्सिमम करना होगा कि मिनिमम करना होगा। तो ये मिनिमम करेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा। तो फॉर R टू बी मैक्सिमम, P शुड बी मिनिमम, P मतलब वेटेड पैरामीटर शुड बी मिनिमम। तो कहने का मतलब है द कंडीशन फॉर द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन, इज दैट व्हाट, Q should be maximum for the given cross section and slope and coefficient of resistance. For Q to be maximum, hydraulic mean depth should be maximum, hydraulic mean depth maximum होना चाहिए, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को मैक्सिमम होने के लिए वेटेड पैरामीटर शुड बी मिनिमम। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को, किसी भी सेक्शन को अगर आप चाहते हैं मोस्ट इफिशिएंट बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट गो थ्रू द कंडीशंस, वेटेड पैरामीटर शुड बी मिनिमम, वेटेड पैरामीटर जो है ये आपका मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब देखिए एक सेक्शन हम लोग देखते हैं पहले, है ना। मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन का कंडीशन हम लोग निकालना चाहते हैं। मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन पहला हम लोग लेते हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। पहला सेक्शन हम क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो y एंड दिस इज P बेस, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने ले लिया।
अब रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लिया हमने, एरिया क्या निकाल सकते हैं इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ फ्लो जो होगा, एरिया ऑफ फ्लो ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखना, एरिया ऑफ फ्लो जो होगा आपका ए बराबर हो जाएगा बी इंटू वाई। पहला चीज समझ गए आप। दूसरा क्या है, वेटेड पैरामीटर लिख लेते हैं हम लोग, वेटेड पैरामीटर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वेटेड पैरामीटर है दिस इज द वेटेड पैरामीटर, यहाँ से यहाँ हो गया y, फिर हो गया b प्लस वाई, तो b प्लस 2y। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 से और 2 से अगर बात करें, फ्रॉम 1 तो आप p को क्या लिख सकते हो, p को लिख सकते हो, देखिए b को आप लिख सकते हो a बाई वाई, दिस इज 2y, दिस इज इक्वेशन 3। For most efficient section, P must be minimum. For most efficient section, weighted parameter P should be minimum. For P to be minimum, P को मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन या वेरिएबल क्या है, y वेरिएबल है, तो dp बाई dy मस्ट बी 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, ये मिल जाएगा माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ए को आप क्या लिख सकते हो, वी इंटू बाई बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ से आपका एक जो है, एक यहाँ से y कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू बी वाई 2। तो मोस्ट इफिशिएंट होने के लिए, है ना, और रेक्टेंगुलर सेक्शन टू बी मोस्ट इफिशिएंट, रेक्टेंगुलर सेक्शन को मोस्ट इफिशिएंट होने के लिए क्या चाहिए, डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ बेस, विड्थ ऑफ बेस, पहला कंडीशन ये आ गया। सेकेंड, आर को निकाल के देखते हैं, आर इक्वल टू ए बाई पी होता है, और ए इक्वल टू हमने निकाल रखा है बी इंटू वाई, और पी इक्वल टू निकाल रखा है हमने बी प्लस 2y। ठीक है, दिस, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को हम लोग लिख सकते हैं 2y, यहाँ से बी को हम लोग 2y लिख सकते हैं, सो दिस इज 2y स्क्वायर बाई 2y प्लस 2y, on solution we will get y by 2. So for most efficient section, hydraulic mean depth should be half of depth of flow, half of depth of flow। ठीक है, क्लियर है। अगर विड्थ के टर्म में पूछेगा तो y इक्वल टू बी बाई 2 यहाँ रखेंगे, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होगा वो विड्थ का 1/4 हो जाएगा, है ना। ये देख लेना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर सेक्शन को मोस्ट इफिशियंट होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, आप अगर इसको फुलफिल करेंगे तो ये अपने आप फुलफिल हो जाएगा। तो आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो होना चाहिए वो विड्थ का हाफ होना चाहिए, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो डेप्थ का हाफ होना चाहिए, है ना। दिस इज द कंडीशन फॉर द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका।